शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान और बहुत ज़्यादा रहम फरमाने वाला है। अस्सलामु अलैकुम ऑल डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी, आज हमने स्टार्ट करना है मैथ 622 की फ़ाइनल टर्म की प्रिपरेशन। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपका सिलेबस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका सिलेबस 97 से स्टार्ट हो रहा है और टिल एंड तक है। तो स्टार्ट करते हैं 97 और 97 से लेके ना 101 मॉड्यूल तक तकरीबन आपके पास सेम चीज़ बन रही है। अगर आप इन दोनों कॉन्सेप्ट्स को साथ में लेके चलेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगी कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड। इनमें अब बेसिक डिफरेंस क्या है वो देखते हैं। जी, बेसिक डिफरेंस इनमें देखें। कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड जो हमारे पास होता है, पहली बात तो ये कि ये पाथ इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है। और दूसरी बात जो इसका रिलेशन होता है कि हमारे पास जो एफ क्रॉस डेल वी जो होता है वो बराबर होता है जीरो के। अगर आप इसको सॉल्व करो और वो जीरो के बराबर आ जाए तो वो आपके पास क्या होगा, कंजर्वेटिव फील्ड है। लेकिन सेम इसी तरह अगर ये रिलेशन आप सॉल्व करो और वो आपके पास जीरो के बराबर ना आए तो ये आपके पास नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होगा। ये एक इंपॉर्टेंट इनके में मेन डिफरेंस था। दूसरी बात ये कि ये पाथ इंडिपेंडेंस होता है, यानी कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन जो नॉन कंजर्वेटिव फील्ड होती है वो आपके पास डिपेंड करती है। अब इसकी मेन डेफिनेशन आप लोग एक बार देख लें कि अ फोर्स फील्ड इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द टोटल वर्क डन बाय द पार्टिकल मूविंग अलोंग अ कर्व इज independent of the path taken by a particle and depend upon the end points of the curve only। ये किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स के एंड पे डिपेंड करता है। ठीक है। अब इसकी इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं जो के पास आप, ये वही रिलेशन आ गया दोबारा से। ये एग्जांपल्स आपके पास वो एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं कि ये कंजर्वेटिव फोर्स की मिसाल है या फिर नॉन कंजर्वेटिव की है। तो कंजर्वेटिव हमारे पास ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलास्टिक स्प्रिंग भी हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स है, वर्क डन ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ क्लोज्ड पाथ भी हमारे पास जीरो के बराबर होता है, इसलिए ये भी हमारे पास कंजर्वेटिव की एग्जांपल है। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने ये एक मैथमेटिकल फॉर्म दी हुई है, तो इसकी जगह वो कोई सा भी क्वेश्चन दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये आपके पास क्या कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो पहला काम आपने क्या करना है, अगर वो कंजर्वेटिव का पूछे तो आपने ये चीज लिख देनी है, अगर वो नॉन कंजर्वेटिव का पूछे तो आपने यहाँ पे ऐसे नॉट लगा देना है कि ये बराबर नहीं होगा जीरो के। ठीक है। उसके बाद आपने डेल क्रॉस एफ का रिलेशन लिख के ये आई जे के कंपोनेंट्स वगैरह लिख के इनको उसी तरीके से सॉल्व करना है जैसे आप मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं कि ये अगर आप इस रो को कर रहे हैं तो ये रो आप नहीं लिखेंगे, आई लिख के आपने इधर से इसको लिखना होगा और इधर से ये वाली रकमें लिखनी होंगी। ठीक है। ये आपके पास क्योंकि जीरो के बराबर हो गया तो इसलिए ये आपके पास कंजर्वेटिव है। एक छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है, ये एनर्जी से रिलेटेड है, तो सबसे पहले आपको ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पता होना चाहिए। वैसे भी वो इसकी डेफिनेशन भी आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका क्या आपने लिखना है कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज इन वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक है कि ना तो एनर्जी को पैदा किया जा सकता है ना खत्म किया जा सकता है, बल्कि उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज किया जा सकता है। अब यहाँ पे आप देखें ये रिलेशन इन्होंने कैसे लिखे हैं। एफ का आपको पता है कि एफ जो हमारे पास होता है वो बराबर होता है पी डॉट। डॉट का मतलब होता है कि डेरिवेटिव। तो अगर आप पी को देखें तो पी का जो रिलेशन होता है वो एम भी होता है ना। और फिर इन्होंने क्या किया, अब क्योंकि यहाँ पे डॉट है तो इसका जो डेरिवेटिव होगा, पी का डेरिवेटिव बराबर होता है एफ के, तो फिर हमने यहाँ पे ये चीज लिख ली एज अ कांस्टेंट। इन्होंने एम को बाहर निकाल दिया, वी के हिसाब से इसको क्या कर लिया, डेरिवेट कर लिया। ठीक है। तो टी की जो हमारे पास जो मेन इक्वेशन आ गई, ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुट करने से वो हमारे पास आ गई 1/2 mv² माइनस 1/2 m1²। सही है। इसी तरह नेक्स्ट अभी हमने पीछे रिलेशन पढ़ा है कि काम इन्होंने यहाँ पे किया है कि एफ की जगह इन्होंने माइनस डेल वी पुट कर दिया और डेल वी पुट करने से इन्होंने क्या किया है, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट पुट करके ये वाला एक रिलेशन निकाली है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इन्होंने क्या कर दिया है, बराबर कर दिया है। तो उससे जो मेन रिलेशन निकला है वो ये निकला है कि T1 प्लस V1 इज इक्वल टू T2 प्लस V2। यहाँ पे अब इन्होंने क्या किया है कि टोटल एनर्जी, ये जो E है ये टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसके बराबर होगी, T प्लस V। T की जो अभी वैल्यू हमने ऊपर निकाली थी ये वाली 1/2 mv² और वो लिख दी और इधर से हमने ये वाला V लिख दिया। ठीक है। चलें, वही रिलेशन दोबारा से इन्होंने, और ये जो E है ये आपके पास टोटल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस ये इस टॉपिक में मेन बात थी। आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड के टॉपिक को पढ़ते हैं तो वही बात इसमें कि ये हमारे पास एक तो जीरो के बराबर नहीं होगा और दूसरी बात ये कि ये आपके पास बात पे डिपेंड करता है। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने इसकी भी कुछ एग्जांपल्स आगे दी हुई हैं।
द वर्क डन इन ओवरकमिंग फ्रैक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। ये चीज आपने एमसीक्यूज से रिलेटेड याद रखनी है, यहाँ पे ऑलवेज नेगेटिव आएगा, ये एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। ठीक हो गया। द प्रोसेस इन विच वर्क इज कन्वर्टेड इनटू इंटरनल एनर्जी ड्यू टू फ्रैक्शन आर इरिवर्सिबल, यानी कि उनको हम दोबारा से रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल होते हैं। नॉन कंजर्वेटिव फील्ड की भी उन्होंने सेम एज इट इज जैसे पीछे थी वही एग्जांपल दे दी। ये हमारे पास एफ की उन्होंने वैल्यू दे दी और कहा है कि बताएं कि ये कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। तो अगर तो ये 0 के बराबर होगा कंजर्वेटिव, नॉन, अब ये देख लें यहाँ पे ये 0 के बराबर नहीं आया, इसकी ये एक वैल्यू सी आ गई है हमारे पास, इस वजह से ये हमारे पास क्या है, नॉन कंजर्वेटिव है। मेथड सारा वही है, सेम है। ठीक हो गया। चलें, यहाँ तक ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट टॉपिक अब हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड ऑसिलेटर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारे पास क्या है, इज अ पार्टिकुलर टाइप ऑफ ऑसिलेशन एंड पीरियोडिक मोशन इन विच अ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो आपने ये रिलेशन अच्छे से कर लेना है। इसमें जो एफ में आर है, एफ आर दिया हुआ है तो एफ फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, आर हमारे पास रिस्टोरिंग फोर्स है, के हमारे पास कांस्टेंट है और एक्स यहाँ पे हमारे पास डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ठीक हो गया। अब के की ना यहाँ पे वैसे तो बहुत से नाम है, लेकिन यहाँ पे इन्होंने दो मेंशन किए हुए हैं कि एक के को हम स्प्रिंग कांस्टेंट भी कहते हैं और दूसरा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं। तो ये आपके पास एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं। इसी तरह न्यूटन के जो सेकंड लॉ के मुताबिक हमें ये बात पता है कि एफ हमारे पास किसके बराबर होता है, एम ए के बराबर होता है। बराबर आया, तो ये दो इक्वेशन अभी हमने पढ़ी हैं, एक हमने एम ए वाली पढ़ी है और दूसरी ये माइनस के एक्स। तो अब ये दोनों बराबर ही हैं, इनको हमने यहाँ पे बराबर लिख दिया और यहाँ पे जो एक्स के ऊपर दो डॉट लगे हुए हैं ये आपके पास डबल डेरिवेटिव को शो कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब वाइब्रेटिंग सिस्टम को हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं और लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर भी कहते हैं, लेकिन कुछ कहते हैं कि नहीं, बस इस पे सिर्फ और सिर्फ फोर्स ही अप्लाई हो रही होती है। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे नीचे लिखा है कि दिस टाइप ऑफ मोशन इज ऑफन कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब मैथ ऑफ स्प्रिंग की अगर हम बात करें, एक स्प्रिंग है, ये देख लें यहाँ पे वही चीज बनी हुई है, ये स्प्रिंग हो गया, इसके बाद ये आपके पास मैस हो गया। तो आपने इसका जो टाइम पीरियड है उसके लिए ये वाला रिलेशन देखना है कि टी जो हमारे पास होता है वो बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। अगर तो उन्होंने एम और के की वैल्यू दी हुई होगी तो आपने ये वाला रिलेशन लगा के आपने टी मालूम कर लेना है। लेकिन इसी तरह अगर एक और एग्जांपल हम नीचे देखें तो इन्होंने ये पेंडुलम की दी हुई है कि आप जैसे ही इसको अगर हिलाते हैं तो ये मीन एंड थ्रो मोशन स्टार्ट कर देगा। तो इसमें आप देखिए यहाँ पे आपके पास मैथ नहीं बल्कि लेंथ एक तो आपके पास इन्वॉल्व हो रही है और दूसरा इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हो रही है। इस वजह से यहाँ पे आपने एल और जी का रिलेशन लगाया है। ये आपके पास सिंपल हार्मोनिक मोशन के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे जो कि आपके पास एज अ न्यूमेरिकल पूछे जा सकते हैं। टॉपिक अब हमारे पास है एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है एज अ एमसीक्यूज एंड एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ये आपसे इनकी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है कि अगर आपके पास एक पेंडुलम है, यहाँ पे वो मीन पोजीशन पे है, लेकिन आपने जब इसको हिलाया तो उसने यहाँ से मोशन स्टार्ट कर दी, पहले इधर जाएगा फिर इधर, और ये इस तरह से जो मोशन है, तो इसमें जो मैक्सिमम डिस्टेंस वो कवर करेगा वो हमारे पास एम्पलीट्यूड होता है। ठीक है। और टाइम पीरियड हमारे पास क्या है, टाइम पीरियड इज अ मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑसिलेशन सिस्टम टू कंप्लीट इट्स वन साइकिल। एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए जितना कम से कम टाइम रिक्वायर्ड होता है वो हमारे पास टाइम पीरियड होता है। और फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑसिलेटरी सिस्टम इज द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पास थ्रू अ स्पेसिफिक पॉइंट इन 1 सेकेंड। ये आपके पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। और फ्रीक्वेंसी टाइम का उलट होती है और इसका आप लोगों ने यूनिट देख लेना है कि ये जो टाइम पीरियड है इसका यूनिट सेकंड है, फ्रीक्वेंसी का जो है वो हर्ट्ज है, एच जेड है। और एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपने क्या करना है कि पहले आपने काइनेटिक एनर्जी लिखी, फिर आपने पोटेंशियल एनर्जी लिखी, फिर आपने उन दोनों का सम लिख दिया। ये आपके पास इसकी एनर्जी हो गई। तो अभी फार्मूले हमने पढ़े हैं, उन्हीं के मुताबिक इन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है जिसमें सारे के सारे फार्मूले यूज होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं उन्होंने हमें क्या गिवन दिया है। सबसे पहले उन्होंने हमें मैथ गिवन दिया है कि मैथ हमारे पास जो है वो 4 है। अ पार्टिकल ऑफ मैथ 4 मूव्स अलोंग वाई एक्सिस। वाई एक्सिस की तरफ वो क्या है कि वाई एक्सिस की तरफ अटैच है, अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द ओरिजिन, यानी कि जो ओरिजिन है वो उसको अपनी तरफ खींच रहा है। तो मतलब बात क्या है, यहाँ पे इसके साथ नेगेटिव आएगा साइन।
बाय अ फोर्स हुज मैग्नीट्यूड इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 6y, ये एक हमें गिवन है। उसके बाद पार्टिकल इज इनिशियली एट रेस्ट एट y, और वो हमारे पास क्या है 10 है। सबसे पहले अब हमने क्या है एक डिफरेंशियल इक्वेशन बतानी है। तो अगर हम डेरिवेटिव लें r का विद रिस्पेक्ट टू t, पहली बार लेंगे तो वो हमारे पास v आएगा, और सेकंड जब हम उसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास जी एक्सेलरेशन आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि वो ही जो हमारे पास फोर्स थी उसको हमने क्या किया -6y लिख दिया है, और अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ F इज इक्वल टू ma जो हमारे पास होता है उसके मुताबिक हमने क्या किया है F इज इक्वल टू ma। तो मैथ हमारे पास क्या था 4 था, तो वही 4 हमने पुट किया, और यहाँ से जो एक अभी इक्वेशन निकाली है वो यहाँ पे पुट कर दी। ठीक हो गया। चलिए जी, अभी हमारे पास इसको सॉल्व किया, यानी कि एक डेरिवेटिव को एक तरफ लिया, दूसरा 4 जाके उधर डिवाइड हो गया, तो ये हमारे पास पहले का काम हो गया, हमारे पास इक्वेशन निकल आई। अब सेकंड उन्होंने क्या कहा है, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एट एनी टाइम। अब हमने टी हमारे पास जो है वो 0 के बराबर है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो कहां से स्टार्ट करते हैं, इनिशियली एट रेस्ट, और जो हमारे पास एक्स है वो हमारे पास क्या है 20 है। अब ये कैसे है, ये आपने क्या करना है कि इससे आपने ये इक्वेशन में ये सारी वैल्यूज पुट करनी है, और यहाँ से आपके पास ये इक्वेशन आएगी, और न कि ये जो आपके पास अभी चीज आई है ना, ये वाली चीज आई है। अब ये आपका टोटली इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास ये आ जाएगा। अब आपने स्पीड मालूम करनी है, तो स्पीड के लिए आपने क्या करना है, इसी का डेरिवेटिव ले लेना है। ये जो अभी आपके पास इक्वेशन ऊपर वाली लिखी है ना, इसी का आप डेरिवेटिव लेंगे, तो डेरिवेटिव साइन होता है माइनस का साइन, तो वही यहाँ पे हमने लगा दिया। अब एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, और फ्रीक्वेंसी, तो वही सारे फार्मूले आपने टाइम के लिए ये वाला लगाया, वैल्यूज पुट की। उसके बाद एम्पलीट्यूड के लिए आपने एम्पलीट्यूड आपको पता है कि ये जो इस जगह पे लिखा हुआ होता है ये आपके पास एम्पलीट्यूड होता है। ये आपके पास एमसीक्यूज में भी इंपॉर्टेंट है, वो दे सकते हैं y इक्वल टू 10 cos, और आगे कोई सी भी जैसे 3/2 दे दें और कहें कि आप इसमें से हमें एम्पलीट्यूड बताएं, तो इधर जो वैल्यू होगी बस वो आपकी हमेशा एम्पलीट्यूड होती है। फ्रीक्वेंसी आपके पास 1/t होती है, तो इसी t को आप उलट करके लिख दें तो वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। मेरे पास एनर्जी से रिलेटेड एक एग्जांपल है सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो देखिए उन्होंने हमें एक फोर्स गिवन दी है, और उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो आई है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एनर्जी से रिलेटेड है, तो अभी हमने पीछे फार्मूला पढ़ा था कि टोटल एनर्जी बराबर होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। एफ इज इक्वल टू एम ए हमें ऑलरेडी पता है। एक का अगर हम इधर से वेलोसिटी के हिसाब से डेरिवेटिव लें तो वो हमारे पास ए के बराबर आता है, वही हमने वैल्यू पुट की, और -3x लिखा है। क्यों, यही वाला, ये जो ऊपर क्वेश्चन में गिवन था ये लिख दिया। अब क्या किया कि ये वाला m यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इधर आके क्या हो गया, डिवाइड हो गया। फिर हमने इनको इंटीग्रेट कर लिया। इंटीग्रेट करने के बाद हमारे पास क्या चीज आई कि यहाँ पे जब हमने t इसका लिया, तो t क्योंकि इसका स्क्वायर होता है, तो इसलिए हमने इनका क्या कर लिया, स्क्वायर ले लिया। ठीक हो गया। उसके बाद 3x आई, तो उस हिसाब से माइनस, और हमने यहाँ पे इसके ये डेरिवेटिव लिखने के बाद क्या हुआ कि जो हमारे पास पहला x वाला था वो 3x, बाकी सारे जो हमारे पास हैं वो क्या होंगे, 0 होंगे। इसको इसके हिसाब से डेरिवेट किया, तो इंटीग्रेट किया, तो ये चीज आ गई। और यहाँ पे जो v हमारे पास होता है वो 1/2 के x स्क्वायर होता है, तो ये हमने वही जो अभी पीछे मालूम की है, ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई, और ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर। डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर हमारे पास क्या चीज है कि अगर आपके पास फॉर एग्जांपल एक पेंडुलम है, आप उसको स्टार्ट करते हैं तो वो पहले इस तरफ जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर इस तरह से, लेकिन एंड पे उसकी जो मोशन है वो डिक्रीज हो जाएगी, और वो वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा जहां से ये स्टार्ट हुआ था। तो इस चीज को हम डैम्प्ड हार्मोनिक ऑसिलेटर का नाम देते हैं। कैसे, एक बार डेफिनेशन देख लें। द फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ हार्मोनिक ऑसिलेटर आर कॉल्ड डैम्प्ड फोर्सेज विच टेंड टू डिक्रीज द एम्पलीट्यूड। समझ आइए, डिक्रीज द एम्पलीट्यूड ऑफ द सक्सेसिव ऑसिलेशन और सिंपली फोर्स ऑपोजिट द मोशन। डैम्पिंग फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी। ठीक है। अब क्योंकि ये देखें ना, क्योंकि ये इसको डिक्रीज कर रहा है, इसी वजह से यहाँ पे हम क्या करेंगे कि वेलोसिटी के साथ जो है वो नेगेटिव साइन आएगा। अब यहाँ पे इस एक्सप्रेशन में देख लें कि क्या चीज है। डी जो हमारे पास है वो डैम्पिंग को शो कर रहा है, एफ फोर्स को शो कर रहा है, और बी हमारे पास क्या है, डैम्पिंग कोफिशिएंट है, और वी हमारे पास वेलोसिटी है, और माइनस हमारे पास यहाँ पे क्यों आया है, क्योंकि वो अपोजिट डायरेक्शन में है। समझ आ गई। अब हमने पीछे ये वाली एक इक्वेशन पढ़ी थी, वो भी रिस्टोरिंग फोर्स की थी। अगर हम इन सबको मिलाएं, यानी कि ये डैम्पिंग फोर्स और इधर से ये रिस्टोरिंग फोर्स, इन यहाँ इस तरफ ये माइनस था, इधर आके प्लस हो गया। अब मैथ कभी भी आपका 0 के बराबर नहीं हो सकता। किसी चीज का आप कहें कि मैथ 0 है, तो क्या वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया है कि इसको हमने m से डिवाइड कर दिया। एक मिनट में ये खत्म कर दूं। ये देखें, यहाँ पे हमने इसको m से डिवाइड किया, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन आ गया, और जो bm है इसको इन्होंने 2 जीटा के बराबर कर दिया है। ये आगे इसकी काफी डेरिवेशंस होती हैं, तो अभी आपके पास आप बस इतना याद रख लें कि जो b बाय m है वो 2 जीटा के बराबर है, और k बाय m आपको याद है, आप पिछले लेक्चर में पढ़ के आए हैं, उसको इन्होंने ओमेगा नॉट का नाम दे दिया, और यहाँ पे ये इक्वेशन बना दी। होप सो कि इस एग्जाम्पल की और इस सारे टॉपिक की आपको समझ आ गई होगी।